लास्ट क्लास में हमने जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था अच्छे से। ओके, उसके बाद जो है हमने वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए नर्न्स्ट हीट थ्योरम भी डिटेल में पढ़ी थी। फिर लॉ के जो स्टेटमेंट्स थे उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे कि इवैल्यूएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डाटा। जो आपका हीट कैपेसिटी डाटा था, ठीक है, उसकी हेल्प लेके आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेट करनी है, इवैल्यूएट करनी है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं हम कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो सॉलिड्स के लिए आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको एक थोड़ा सा डेरिवेशन सॉल्व करना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने जब मैंने एंट्रोपी पढ़ाया था आपको, तो उस टाइम ये एक रिलेशन आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला ds इज इक्वल टू dq/t। ये क्या था, एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एंट्रोपी का वहां से आया है, ये यहाँ पे यूज होगा। फाइन, अब मैं कहूँ कि अगर प्रेशर को मैं क्या रख दूं, कांस्टेंट, यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा, ये एंट्रोपी कांस्टेंट प्रेशर पे ये होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट भी ये होगी, इस तरह से लिखी जाएगी, और ये टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे तो देख लिया, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को चेंज करें, तो उस टाइम पे हमारे एंट्रोपी किस तरह से चेंज होती है, और यहाँ पे ये हीट किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी आपकी किस तरह से चेंज होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। टेम्परेचर के साथ जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी में चेंज किस तरह से होगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, और साथ ही ये भी चेंज होगा टेम्परेचर में चेंज आने के साथ, और यहाँ पे ये रहा 1/T, ये वाला 1/T। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद देखते हैं कि आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि कांस्टेंट जो डेल क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होता है, डेल एच के बराबर होता है। डेल क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होता है, डेल एच के बराबर होता है। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन किस तरह से लिखी जा सकती है, ये इसका जो फ्रैक्शन है ये किस तरह से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है आपका, देखो ये साइड में लिखना, इसको डी एच इसके बराबर लिख सकती हूँ ना मैं इसको, ठीक है, dt/t, क्योंकि ये तो किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, और ये हो जाएगा हमारा 1/t। क्लियर। और आगे चले तो जब हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि डेल h/डेल p एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, cp के बराबर होता है। वहां आपने एक और रिलेशन भी पढ़ा होगा, डेल E/डेल Tp किसके बराबर होता है, cv के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, cp के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे कि डेल s/डेल Tp किसके बराबर है, ये हमारा cp के बराबर है। ठीक है, और ये हमारा 1/T4। क्लियर है यहाँ तक सबको। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये dt को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, ds cp dt/t। फाइन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जब टेम्परेचर क्या हो, 0 से लेके T केल्विन तक हो, तो उस सीमा के बीच में इसको इक्वेशन नंबर 5 को इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 5
0 से लेके T केल्विन के बीच में, बिटवीन 0 to T केल्विन के बीच में। तो करते हैं इसको, इक्वेशन 5 को, ये T पे आया है, अगर 0 पे है तो S0 लिखेंगे, और T टेम्परेचर पे है एंट्रोपी तो ST लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 से T, ठीक है, 0 से T यहाँ पे। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 6, ये है इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट तो कर देंगे, इसके बाद ये जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट S0 से ST, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएट, ये हमारा क्या कहते हैं, देखो ये dt बाय t किसके बराबर होता है, d ln t के बराबर, ठीक है। तो ये Cp d ln t, और इसको क्या करना है, अभी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ पे क्या होगा, हट जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ पे हट जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, इसको तो इस तरह से लिख देते हैं हम, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। और ये जो है, ये t कहाँ से आया, ओके ओके ओके, ये लिखा हुआ है ऊपर, इसको थोड़ा सा सही लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है। ये t क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये लिख लेंगे हम फिर 0 से T Cp ln T, ओके, Cp ln T, ओके, ये लिख लिया हमने। अब इसको इंटीग्रेशन, ओके, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये हम इसमें लिखेंगे Cp, ये तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया था ना, तो ये हो जाएगा T 0 से T, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ST माइनस S0 इज इक्वल टू Cp, ये कोष्टक में ln T की वैल्यू फाइनल तो यही था T, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 0, क्लियर। अब 0 केल्विन पर जो है किसी भी ठोस की एंट्रोपी, हमने क्या कहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि वो 0 होती है, तो इसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ST इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Cp ln T माइनस ln 0 किसके बराबर होता है, ln 0 होता है हमारा 1 के बराबर, तो ये माइनस Cp, और ये क्या था, 0 केल्विन पे था, और हमने क्या पढ़ा था कि 0 केल्विन पे Cp भी क्या होता है, ठोस के लिए 0 होता है, तो इसको भी यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ST इज इक्वल टू Cp ln T, ST इज इक्वल टू Cp ln T, ओके। तो इस तरह से ये जो है इक्वेशन कंप्लीट होती है, और ये जो है हमारी ठोस जो होते हैं उनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए यूज में लिया जाएगा, ओके। और एक बात बता दूं मैं कि ठोस की एंट्रोपी जो है वो यहाँ पे Cp के को यूज करते हुए पूरी तरह से 0 केल्विन पर आप नहीं निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं। कम से कम किस टेम्परेचर तक आप ST की वैल्यू निकाल सकते हैं, किस टेम्परेचर पर आप ST की वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 केल्विन पर, ये मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। 15 केल्विन तक मिनिमम टेम्परेचर तक आप जो है ST की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँ कि बिल्कुल 0 पे नहीं निकाल सकते हैं, इस टेम्परेचर तक आप निकाल सकते हैं 15 केल्विन या 15 केल्विन से नीचे, पर 0 से ज़्यादा टेम्परेचर पर ही आप जो है ठोस के लिए ST की वैल्यू निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो भी क्या डायरेक्ट नहीं पॉसिबल है, वो भी एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा आप
उसका आइडिया लगा सकते हैं। बाकी एब्सोल्यूट तो आप 15 केल्विन तक ही निकाल सकते हैं, उससे नीचे आपको अगर निकालनी है तो ग्राफ का जो एक्सट्रापोलेशन कराना पड़ेगा और वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से एसटी की वैल्यू ठोस के लिए निकाली जा सकती है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे आप एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, किसके बीच में, सीपी एल एन टी के बीच में, सीपी एल एन टी के बीच में, ठीक है, सीपी एल एन टी के बीच में आप एक प्लॉट करते हैं ड्रॉ, ओके। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप करते हैं इस तरह से कर्व ड्रॉ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे इस तरह से कर्व मिलता है। क्या होगा, देखो हमने कहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, जैसे जैसे हमने थर्ड लॉ में क्या पढ़ा, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी होगी एंट्रोपी भी कम होगी, सीपी भी कम होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली जब टेम्परेचर 0 केल्विन पे पहुंच जाएगा तो एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी और सीपी भी 0 हो जाएगा, यही पढ़ा हमने कल, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही रूल है कि जैसे जैसे यहाँ पे ये टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाती है वैसे वैसे सीपी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। पर फिर भी एब्सोल्यूट 0 पे आप सीपी की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 केल्विन पे आप सीपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप एंट्रोपी की भी तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो किस पे डिपेंड कर रही है, सीपी पे ही डिपेंड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वापस से बता दूं कि कहाँ मिनिमम कितने टेम्परेचर पर आप एसटी की वैल्यू और सीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 केल्विन तक ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी और एल एन टी के बीच में ग्राफ लेकर, सही से बना देना आप इसको, ग्राफ लेकर आप ठोसों के लिए या सॉलिड्स के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट, ओके। और ये जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया आपका एस टी के बराबर होगा, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये था कि सीपी की वैल्यू या फिर हीट कैपेसिटी की वैल्यूज यूज करते हुए आप किस तरह से ठोसों के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये आप लिख लेना, इसको बुक में थोड़ा सा डिटेल में नहीं दे रखा है, आप इसको लिख लेना, ओके। डेरिवेशन आप यहाँ से ही करना, फाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तक हमने ठोसों के बारे में पढ़ा, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा कि सॉलिड की एंट्रोपी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि द्रवों की एंट्रोपी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने जो डेरिवेशन अभी सॉल्व किया है ना, वही वाला यूज होगा, उसी का फाइनल जो एक एक्सप्रेशन आया है वही यहाँ पे आगे यूज होने वाला है। कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा, देखो ये वाला ना, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज में आएगा, या फिर इसको मैं और थोड़ा नॉर्मलाइज करके लिख दूं तो ये एस टी इज इक्वल टू 0T CP DlN T, ये वाला एक्सप्रेशन ही आपका यूज में आएगा आगे तक, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स। उसके लिए अब देखो लिक्विड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिक्विड स्टार्ट कैसे होगा, कोई तो मान लो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं आइस का, या फिर आइस नहीं कहूंगी मैं, इसे कहूंगी H2O का एक एग्जांपल लूं। H2O क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों फॉर्म में होता है। इसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है वो आइस कहलाती है, ये वाटर होता है लिक्विड फॉर्म इसकी, और ये वेपर होती है वाटर वेपर, ठीक है। तो
यहाँ पे सॉलिड फॉर्म देखते हैं हम, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमें कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक ही निकालनी है एंट्रोपी, हमें वेपर पे नहीं जाना है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे लिक्विड की एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम इन दोनों को हमें पता होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग, यहाँ तक हमें पहुंचना ही नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करते फिलहाल। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, निकाल किसकी रहे हैं, लिक्विड की, पर फिर भी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं क्योंकि यहीं से तो ये लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट Tm, जब मेल्टिंग पॉइंट Tm है उस पर सॉलिड की एंट्रोपी क्या होगी, यानी कि ये जो वाटर, ये जो हमारा आइस रखा हुआ था, ये T टेम्परेचर गेन करने के बाद जो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, ये ठीक है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, उस टाइम पे इस ठोस की एंट्रोपी क्या थी, तो वो इसके बराबर थी, ये 0 से Tm Cp dln T, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे आया आपको पता है, हम डिराइव कर चुके हैं। और Cp यहाँ पे किसका लेंगे, हम सॉलिड का लेंगे, Cp किसका लेंगे, इस आइस का Cp लेंगे, आइस की हीट कैपेसिटी लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अब जब ये कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे 0 से लेके Tm तक मेल्ट होने तक, मेल्टिंग स्टार्ट होने तक ये होगी एंट्रोपी। और जब मेल्ट हो चुका है उस टाइम पे क्या होगी एंट्रोपी उसकी, तो वो देखते हैं हम, उस टाइम पे क्या होगी एंट्रोपी, S2 इज इक्वल टू डेल HF बाय TF, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपकी सॉलिड फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे ये लिक्विड में अब सॉलिड फॉर्म पूरी कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ तो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म पूरी लिक्विड में कंप्लीट हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, H2 लिखेंगे, HF क्या है यहाँ पे, फ्यूजन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी, या फिर आप इसे कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड है यानी जो आइस है उसकी फ्यूजन की एंथैल्पी है, संगलन ऊष्मा, ठीक है, ओके। यहाँ पे TF क्या है, TF क्या है यहाँ पे, ये है आपका फ्यूजन टेम्परेचर, ये है आपका फ्यूजन टेम्परेचर, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसपे पूरा आइस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, C। अब ये जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो वेपर में कन्वर्ट होने से पहले जब आप TF से बढ़ाकर कितना टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा। देखो यहाँ पे जो मैं थर्ड लिख रही हूँ ना, S3, ये कब है, ये आइस पूरा जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते ही जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ बढ़ा रहे हैं, ये हम टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं, Tm से लेके T तक इसका टेम्परेचर बढ़ाते ही जा रहे हैं। उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होगी, उस बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट होने की पहले की स्थिति तक बढ़ाया गया टेम्परेचर, उस टाइम पे लिक्विड की एंट्रोपी क्या होगी, वो हम इससे निकालेंगे, Cp। अब लिक्विड लिखेंगे, Cp किसका लिखेंगे, अब लिक्विड का लिखेंगे, यहाँ पे किसका लिखा था, सॉलिड का लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड का Cp, ठीक है, क्योंकि अब तो ये पूरा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में ही बचा है, स्टार्टिंग में तो ये सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। तो ये हो गया तीनों इसकी एंट्रोपीज। तो
अब जो हमारी ओवरऑल लिक्विड की एंट्रोपी होगी, टोटल एंट्रोपी लिक्विड की जो होगी, जिसे हम कहते हैं ST, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी S1 S2 प्लस S3 के बराबर होगी, जिसे आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ST इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? ST इज इक्वल टू लिखेंगे 0 से T CP सॉलिड DLNT, ये M लिख देना, मेल्टिंग पॉइंट तक जाते हैं हम, ठीक है? DLNT प्लस डेल HF बाय TF प्लस TM से T CP DLNT। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो अब पूरी वैल्यू आएगी ना आपकी, वो क्या होगी? लिक्विड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी, क्योंकि लिक्विड की एंट्रोपी तो 0 होते ही नहीं है, ठीक है? थर्ड लॉ के हिसाब से तो उसकी कोई ना कोई एंट्रोपी आपको मिलेगी यहाँ पे, तो लिक्विड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट चलते हम यहाँ पे, थर्ड पॉइंट हमारा, हमें निकालनी है अब गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये किया हमने। अब देखो गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी तो क्या होगा? यहाँ पे हमने कहाँ से कहाँ तक बात की थी? फर्स्ट जब हमने लिक्विड की निकालनी थी तो हमने आइस की बात कर ली थी, आइस से हम लिक्विड पे गए थे, ठीक है? तो अब जब हमें गैस की निकालनी है, गैस क्या है यहाँ पे? गैस हमारी है वेपर फॉर्म, हमारी गैस है यहाँ पे, ठीक है? वेपर फॉर्म क्या है हमारी? गैस है। तो अब गैस की निकालनी है, तो लिक्विड तक तो हमने बात ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, तो ये तो काम हमारा हो चुका है। अब हमें सीधा क्या करना है? वेपर पे जाना है, और फाइनल जब होगा तो वो तीनों का मिला के होगा। देखो कैसे होगा, देखते हैं। तो वेपर, वाटर तक हमने कर लिया था, ठीक है, क्योंकि हमें लिक्विड की निकालनी थी, तो वहां तक तो हमने निकाल लिया। अब हमें वेपर की निकालनी है, तो हम कहते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ तक लिक्विड तक कंप्लीट हो गया था, आगे चलते हैं यहाँ पे डी पॉइंट। अब क्योंकि वहां पे हम पहुंच चुके थे, लिक्विड भी हो गया था, फिर उसका हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया था लिक्विड होने के बाद भी, जब तक कि वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, जब तक कि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, उससे पहले पहले का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया था, जो किसके बराबर था? ये। जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होगी? उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होगी? पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, उस टाइम पे एंट्रोपी होगी डेल HV डेल B, डेल HV डेल B। यहाँ पे डेल HV क्या है? डेल HV है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन हुआ है, उसके लिए जो एनर्जी लगी है। और TB यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। TB यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अब जो वो वाटर है, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ऐसे ही तो होगा नहीं, बॉइल होगा कन्वर्ट होने के लिए, ओके? तो वहां पे जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो कन्वर्ट हो गया, ओके, वेपर में, तब वो हम ये लिखेंगे उसकी एंट्रोपी इस तरीके से। फाइन। अब जब वो पूरी वेपर में कन्वर्ट हो गई है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद भी आप उसे टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होगी? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे आप, तो एंट्रोपी उस गैस की क्या होगी? तो वो लिखेंगे हम S5 करके, ये हो गया आपका TB से T, और टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने TB से भी। ये CP हम लिखेंगे किसका? गैस का, क्योंकि अभी तो हमारे पास गैस ही है, ठीक है? गैस का लिखा हमने, और ये हो गया हमारा DLNT। ये क्या हुआ? DLNT। तो ये जो फाइनल गैस होने के बाद भी जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, पूरी तरह से आपका वेपर में कन्वर्ट हो चुकी है अब ये, ठीक है, उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होगी? तो ये होगी। अब आपको क्या करना है? टोटल एंट्रोपी निकालनी है, टोटल एंट्रोपी निकालनी है।
किसके लिए? गैस के लिए टोटल एंट्रोपी निकालनी है, ST गैस के लिए। तो टोटल एंट्रोपी सिर्फ इसका और इसका सम नहीं होगा, टोटल एंट्रोपी होगा ठेठ आइस से स्टार्ट करेंगे हम। तो आइस से जब स्टार्ट करते हैं तो वो होगा S1 S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। तो इन सब का सम हो करेंगे तब हमें जाके क्या मिलेगी? तब हमें जाके मिलेगी वेपर की एंट्रोपी या फिर गैस की एंट्रोपी। ठीक है, तो वो बस लिख दो आप यहाँ पे, कुछ नहीं करना अभी आपको। तो ये हो जाएगा ST इज इक्वल टू S1, रुको ये तो लिख दिया है। ST इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 0 से Tm, Cp किसका? सॉलिड का, DLNT। उसके बाद क्या होता है? फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये फ्यूजन की टेम्परेचर। उसके बाद क्या होता है? फिर से उसके बाद जो है हम उस लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाते हैं। उस टाइम पे हम हीट कैपेसिटी किसकी लेंगे? लिक्विड की लेंगे। ये DLNT लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ा देने के बाद जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो डेल LHV बाय TB, और फिर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे हुआ उसके बाद उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बाद और बढ़ा देते हैं। जब पूरी तरह से ये गैस में कन्वर्ट हो गया उस टाइम पे CpGDLNT। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया है, ये जो आपकी इक्वेशन आई है, इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट का जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसका पार्ट यहाँ पे लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम चलेंगे वो हम देखते हैं कि आप इसमें क्वेश्चन कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, जो आपकी बुक है ना उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6, क्योंकि ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ना। 8, 7, 6, 5 भी कर लेना और 4। ये क्वेश्चन आप जो है वो कर लेना। मैं कौन सी बुक है ये? कौन सा पब्लिकेशन है? RBD से। ठीक है, RBD से ये क्वेश्चन आप कर लेना। फाइन, कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए, ओके, कैलकुलेशन वगैरह समझ में नहीं आए कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस करवाना हो वीडियो के थ्रू तो आप वो भी मुझे कांटेक्ट कर देना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।